हेलो। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू, आभार। आज हम पढ़ने वाले जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कैसे लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्यों जरूरी हो, किस किस को लेना पड़ेगा, कब लेना पड़ेगा, किस प्लेस पे लेना पड़ेगा, सब हम देखने वाले हैं। और आगे देखते हैं। एवरी बिजनेस, एवरी एंटिटी जिसका सालाना टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा हो, एक्सीड्स 20 लाख, इन सब को रजिस्ट्रेशन जीएसटी रिजीम में लेना होगा। A person with multiple business vertical in a state may obtain a separate registration for each business vertical। माने अभी एक ही एंटिटी हो, एक ही स्टेट हो, लेकिन एक से ज़्यादा बिजनेस वर्टिकल हो, तो उन लोगों को अलग रजिस्ट्रेशन लेना है, सब्जेक्ट टू कंडीशन इन द जीएसटी रिजीम। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बैंक है, मतलब एसबीआई बैंक, तो उनको कितने रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। तो एसबीआई जैसी बड़ी बैंक हो जिसका सभी स्टेट्स में अपनी ऑफिस लगाई रखी है, तो उन लोगों को 29 रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, प्लस 2 यूनियन टेरिटरी के भी रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। अगर कोई बंदा ऐसा है जो एक से ज़्यादा बिजनेस वर्टिकल में है और सभी स्टेट में और सभी यूनियन टेरिटरी में है, तो उनको 29 स्टेट प्लस 2 यूनियन टेरिटरी इनटू जितने भी बिजनेस वर्टिकल है उतने रजिस्ट्रेशन लेने होंगे। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना है, कौन से प्लेस से रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो फ्रॉम वेयर, जहाँ से सप्लायर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करता है और सर्विस देता है, उन दोनों में आइदर और हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन लेना होगा। कोई भी इंसान हो उसको वॉलंटरी भी रजिस्ट्रेशन ले सकता है, और 20 लाख से ज़्यादा उसका टर्नओवर हो सकता है, तब से वो रजिस्ट्रेशन ले सकता है। अगर कोई बंदा ओनली एंड ओनली, सुनिए सर, ओनली एंड ओनली एग्जाम गुड और नॉन टैक्सेबल गुड्स में डील करता है, तो उन लोगों को जीएसटी रिजीम में खुद को रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। माने कोई ऐसा बंदा है जो ओनली पेड़ी का प्रोडक्शन करता है, पेड़ी फार्मर से पेड़ी लेता है और बेच देता है, तो वो क्या है, और नॉन ब्रांडेड पेड़ी है, तो उन लोगों को तो 0% है, तो उनको लेना है रजिस्ट्रेशन। लेकिन जो बंदा जो एक्सम गुड्स की सर्विस दे रहा है, उन लोगों को जीएसटी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। किसी ने मुझे पूछा कि सर हर एक स्टेट में कहाँ से गिनने जाए, हर एक स्टेट का अलग अलग 20 लाख देखना है। तो नहीं यार, मैंने बोला कि 20 लाख पर पेन देखना है, ऑल ओवर इंडिया में देखना है कि ऑल ओवर इंडिया में जितने उसके ब्रांचेस है, उस जिस पेन पे उन पे सभी के रजिस्ट्रेशन अलग अलग स्टेट में अलग अलग लेने हैं। यहाँ पे हमने आगे देखा कि 20 लाख टर्नओवर, तो ये टर्नओवर क्या है, तो टर्नओवर में सभी प्रकार के टर्नओवर किए जा रहे हैं, उनमें इट्स इंक्लूड्स द एग्जम्प्ट, नॉन एग्जम्प्ट, टैक्सेबल, जीरो रेटेड एंड इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांसफर। मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में अगर गुड्स की सप्लाई हो रही है तो वो भी टर्नओवर माना जाएगा। अगर अहमदाबाद ब्रांच से सूरत ब्रांच में गुड्स जा रहे हो तो उसको सप्लाई बोलेंगे, लेकिन उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक्साइज वाला कॉन्सेप्ट था कि हर प्रीमाइसिस का एक अलग रजिस्ट्रेशन, ऐसा अब नहीं रहा है। अब ओनली गुजरात स्टेट वाइड ओनली 1 रजिस्ट्रेशन लेना है, और दूसरा रजिस्ट्रेशन तभी लेना है जब वो मल्टीपल वर्टिकल में काम करता हो, मल्टीपल बिजनेस वर्टिकल में काम करता हो, तभी उसको दूसरा रजिस्ट्रेशन लेना है। अदरवाइज 1 स्टेट 1 रजिस्ट्रेशन इज इनफ। अगर एक बंदा है, उसकी अहमदाबाद में भी ब्रांच है, सूरत में भी ब्रांच है, तो उनको एक ही रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। कोई बंदा ऐसा है गुजरात में है और पंजाब में है, तो डेफिनेटली उनको 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फ्रॉम गुजरात, दूसरा रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पंजाब। ओके,
अभी एक SEZ का नया पॉइंट आया है, तो SEZ यानी कोई ऐसी स्टेट जो वहां पे गवर्नमेंट ने उसको डिफाइन किया है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अगर इस कोई ब्रांच SEZ में है तो उसका अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा जी। हाँ हाँ, फिर भी उनको भाई देख लो, इनका क्वेश्चन यही है कि हाँ राइट राइट हाँ, तो उसका भाई साहब का क्वेश्चन यही है कि एक सानंद अहमदाबाद SEZ वहां पर एक यूनिट है, दूसरा अहमदाबाद में एक यूनिट है। तो या बेनिफिट आपको दो रजिस्ट्रेशन लेने होंगे, एक SEZ में भी लेना होगा और एक नॉर्मल में लेना होगा, क्योंकि SEZ को एक अलग कंसीडर, एक दर्जा दिया गया है, उसको सेपरेट कंसीडर किया जा रहा है इसलिए। राइट ओके। कंपल रजिस्ट्रेशन फॉर फॉलोइंग सप्लाई। अगर कोई पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने गुड्स को सप्लाई कर रहा है और सर्विस दे रहा है तो उन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा, चाहे वो 100 रुपीज़ का है, 1 रुपीज़ का है या 1000 रुपीज़ और लाख रुपीज़, उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। दूसरा आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को भी अपने आप को GST रिजिम में टैक्सेबल सप्लाई करेगा तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। दूसरा कि जो कोई पर्सन, जो कोई बंदा है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उन लोगों को टैक्स पेमेंट करने का आ रहा है तो उन लोगों को भी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा है नॉन रेसिडेंट पर्सन, कोई NR इंडिया में आता है और टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है किसी की सर्विस और गुड्स का, तो उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन लेने का जरूरी है। लेकिन उन लोगों का रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 90 डेज, 3 मंथ के लिए उन लोगों का रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा और फर्दर 3 मंथ्स 90 डेज अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्सटेंड पीरियड कर सकती है। अ पर्सन हु रिक्वायर टू TDS एंड TCS, अगर कोई बंदा को TDS और TCS करना जरूरी हो सकता है अंडर GST रिजीम, तो उन लोगों को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दूसरा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई बंदा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो उन लोगों को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेशन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट है, अमेजोन, पेटीएम, उन लोगों को भी अपने आप को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरा है पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एसेस एंड रिट्राइवल सर्विस, उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना है। फाइनली जो पर्सन, जो बंदा जिसको गवर्नमेंट बोले, उन लोगों को भी फर्जियात रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वहां पे किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को गवर्नमेंट बोल सकती है क्या आप रजिस्ट्रेशन करवा लो? यस, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रजिस्ट्रेशन दिलवा सकती है। या एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, 2 लोगों को एग्जम्पशन दिया गया है। एक एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब फार्मर को यहाँ से एग्जम्पशन दिया गया है। अगर फार्मर भी कितना भी सप्लाई करे तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे होंगे, इसलिए सप्लाई कर रहे होंगे इसलिए। दूसरा, एनी पर्सन हु आर एक्सक्लूसिवली एंगेज इन अ नॉट टैक्सेबल और हॉली एक्सम्प्ट फॉर टैक्स, मैंने पहले ही बोला था ये अगर कोई बंदा ओनली एंड ओनली एग्जाम्स गुड्स में सर्विस दे रहा है, एग्जाम्स गुड्स की सप्लाई कर रहा है और टैक्स नहीं आ रही है वैसी सर्विस दे रहा है, तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं GST रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले जिन लोगों को नया रजिस्ट्रेशन करवाना है उन सभी लोगों को फॉर्म GSTREG1 में रजिस्ट्रेशन करवाना है, एप्लीकेशन करनी है। एप्लीकेशन 2 पार्ट में डिवाइड की गई है। पार्ट ए पैन, ईमेल आईडी, मोबाइल वेरिफिकेशन। उसके बाद पार्ट बी है, पार्ट बी में अदर इंफॉर्मेशन दी गई है, एड्रेस,
ओल्ड रजिस्ट्रेशन है कोई शायद तो पीएफ में वगैरह वगैरह, वो सब डिटेल दी है, वो हम बाद में देखेंगे। दूसरा आता है उन लोगों को आफ्टर वेरिफिकेशन उन लोगों को जीएसटी 2 दे, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 2 में उन लोगों के एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है। उसके बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो हम लोगों के डिमांड किए गए वो हम जो आगे देखने वाले हैं उनको सबमिट करना है। जिस दिन हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे उनके विद इन 3 वर्किंग डेज, अगर सैटरडे संडे आ रहा है तो इसमें से जो वर्किंग डे उनमें काउंट होगा। मतलब सैटरडे को हम एप्लीकेशन करेंगे तो संडे कट हो जाएगा, मतलब 3 दिन के बाद ही रजिस्ट्रेशन का, संडे काउंट नहीं होगा। बाद में अगर उन लोगों को अगर आपकी दी गई इंफॉर्मेशन से संतुष्ट नहीं हुए तो वो लोगों RGE 3 आप लोगों को इश्यू करेगा। उन लोगों का रिप्लाई में आप लोगों को 7 डेज में जीएसटी का दूसरा फॉर्म रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर उन लोगों को ये सेटिस्फैक्टरी लगा तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फाइनली दे देंगे। अगर उन लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं दोगा तो आप लोगों को एक फॉर्म देंगे जिसका रिप्लाई आपको देना है कि क्यों आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, मतलब अपॉर्चुनिटी ऑफ बर्थ अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फाइनली मिल जाएगा। एप्लीकेशन आपको 30 दिन में कर देनी है, जहां से आपको 20 लाख का टर्नओवर पार कर रहे हो वहां से। अगर नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज है जो हम आगे देखने वाले हैं। एप्लीकेशन टू बी फाइल TRP, वो भी आप TRP के पास भी करवा सकते हैं और खुद भी अपना फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्कैन डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। उसके 3 दिन बाद आपको एक्सेप्टेंस मिल जाएगा तो जीएसटी नंबर मिल जाएगा और क्वेरी रेज होगी तो क्वेरी का रिप्लाई देना है। अगर वो लोग रिजेक्ट करना चाहते हैं आपको जीएसटी की एप्लीकेशन तो बिफोर दिस उन लोगों को आपको एक बार अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी क्योंकि वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड नहीं दिया जा सकता है। ओके। Failure to registration. If person newly apply for the registration and fails to apply for the registration within 30 days from the date on which he become liable for registration. अगर आप रजिस्ट्रेशन के काबिल हो गए, आपका 20 लाख का टर्नओवर हो गया है और 30 डे अगर उसके 30 डेज में आपने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, अगर आपका 5 जुलाई को हो रहा है फॉर एग्जांपल 20 लाख का रजिस्ट्रेशन और आप 30 दिन में अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं लेते तो जो भी आपका फैक्ट्री या गोडाउन में जो फिनिश गुड होंगे, सेमी फिनिश गुड होंगे, उसमें जो ITC क्रेडिट होगी वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी अगर आप 30 दिन के बाद रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो। ओके। दूसरा है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मानी कोई ओकेजनली आपको वहाँ पे सर्विस देनी पड़ रही है जो जहाँ आपका फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त के साथ गए, आप सिविल इंजीनियर हो, एज्यूम करो आप सिविल इंजीनियर हो, आप अपने दोस्त के साथ गोवा घूमने गए हो, वहाँ आपका दूसरा कोई दोस्त मिल गया, वहाँ से वो बोला कि आप सिविल इंजीनियर हो तो मुझे एक बिल्डिंग अच्छी सी बिल्डिंग बनवा दो। और उससे दूसरे भी 2-3 दोस्त थे, उन लोगों ने बोला मुझे भी बिल्डिंग बनवा दो, तो 5-6 बिल्डिंग बनाने का ऑर्डर मिल गया। तो अब गोवा में तो इन भाई साहब का कोई बिजनेस प्लेस तो है नहीं, तो वहाँ अगर बिल्डिंग बनाए तो सर्विस तो दे रही है तो सर्विस जीएसटी तो लगने ही वाला है क्योंकि वहाँ पे उनका फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो वो वहाँ पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तरीके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ओके। जैसे कि मैंने पहले बताया इसी तरह 2 पार्ट ए और पार्ट बी में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। पार्ट ए में आपका लीगल नेम ऑफ बिजनेस, पैन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर देना है। पार्ट बी में आपका ट्रेड नेम देना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस देना है, आप क्या है, प्रॉपर्टाइटरशिप है, पार्टनरशिप है, LLP है, ट्रस्ट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, लोकल अथॉरिटी एक्सेट्रा। वहाँ भी एक ऑप्शन दिया गया है अदर,
अगर इनमें से भी कोई बाकी रह गया है तो आपको लिखना है। दूसरा, आपका एड्रेस का है, कौन से स्टेट में से आपका कौन सा रिस्ट्रिक्शन लग रहा है। अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में फॉल हो रहे तो वहाँ पे आप टिक करना होगा कि कॉम्पोजिशन स्कीम, वहाँ से आपको अलग डिटेल ही वहाँ पे फाइल करनी होगी। दूसरा तो रीज़न देना है कि आपको क्यों रजिस्ट्रेशन करवाना है। आप एग्रीगेटर हो, वॉलंटरी बेस करवाना है, डीमर्जर के कारण हो रहा है, इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया आपने, आपकी जो 20 लाख की लिमिट थी वो चली गई, वो भी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। अगर वहाँ पे आप एक्सिस्टिंग किसी लॉ में रजिस्टर हो तो वो भी आपको वहाँ बता देना है। सेंट्रल एक्साइज में हो, सर्विस टैक्स में हो, वेट में हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो, GSTN, तो आपको वहाँ पे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन एक्सिस्टिंग लोगों को जो मिल गया है वो भी आपको बताना होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो वो आपको एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस भी देना होगा, इंक्लूडिंग वहाँ पर टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर हो तो वो भी आपको देना होगा। बाद में आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी कौन सी है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वेयर हाउस है, ओनली EOU है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, SEZ है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है बैंक डिटेल। आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है, इंक्लूडिंग बैंक IFSC नंबर एंड बैंक डिटेल। उसकी ब्रांच कहाँ है वही वो भी आपको वहाँ पे डालना है। और आपको डिटेल देनी है अपनी गुड्स, कॉमोडिटी और सर्विस का, कौन कौन सी आप सर्विस रेंडर कर रहे वो आप HSN कोड इंक्लूडिंग देना है। अगर गुड्स है तो HSN कोड आएगा, एंड सर्विस है तो SAC आएगा, सर्विस अकाउंटिंग कोड आएगा। उसके बाद आपको कितने प्लेस है, मतलब गुजरात है, गुजरात में कितने प्लेस है, राजस्थान, राजकोट में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, तीन हो तो आपको तीन का एड्रेस लिखना है, इंक्लूडिंग उसका लैंडलाइन नंबर। नेचर ऑफ द एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं उस अहमदाबाद ब्रांच से, बड़ौदा ब्रांच से और राजकोट ब्रांच से कौन सी कर रहे हो। आपका वहाँ पे डेपोट है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, सेल ओनली सेल ऑफिस हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, वो आपको। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द ऑल पार्टनर्स, अगर करता है तो करता है HUF के मेंबर, मैनेजिंग डायरेक्टर और बाकी अलावा डायरेक्टर और जो ट्रस्ट है तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी सभी का, ऑल पार्टनर। अगर कोई आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो उनका पासपोर्ट नंबर जरूरी है, वो लोग भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद अगर कोई आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आपको रखना है तो उनका भी एड्रेस, पर्सनल ID सब कुछ देना होगा। अगर वहाँ से बच निकले तो आपको प्रोफेशनल टैक्स में एम्प्लॉय कोड और प्रोफेशनल टैक्स में सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और स्टेट एक्साइज में आप रजिस्टर हो तो वो भी आपने देना होगा। और फाइनली आपको वहाँ पे सब एक डिजिटल सिग्नेचर से सब कुछ ऑथराइज करना है और अथॉरिटी लेटर भी देना होगा। ये लिस्ट दिया गया है किन लोगों का डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर है फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर को खुद को लेना है, पार्टनरशिप है तो मैनेजिंग और ऑथराइज पार्टनर को लेना है, HUF है तो कर्ता को लेना है, लोकल अथॉरिटी हो तो CEO को लेना है, अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो पर्सन इन चार्ज, क्लब है, सोसाइटी, EOP हो तो मैनेजिंग कमेटी को लेना है, अगर पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो तो होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर लेना है, फॉरेन कंपनी हो तो ऑथराइजिंग पर्सन को इन इंडिया, फॉरेन कंपनी में वो पर्सन इंडियन का होना बहुत जरूरी है, वो खास बात ध्यान रखने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कौन सा फॉर्म नंबर कब फाइल करना है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। GST REG नंबर 1 एप्लीकेशन करना है, वहाँ पे मोबाइल नंबर, मेल ID एंड पैन रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देंगे, उन लोगों को आपको ओपन करने देंगे, वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना है विदिन 3 डेज। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको सीधा REG 6 मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बैंक अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा है, कोई फ़ोटो अच्छी नहीं है, दिख नहीं रही है, तो उन लोगों को REC 3 में आपको एक नोटिस देंगे कि ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हमें दे दीजिए। और आपको विदिन 7 डेज में आपको REG 4 में वो सब कुछ देना है, REG 3 के रिप्लाई में। उन लोगों को सेटिस्फैक्टरी हो तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे। और
EG5 आपका रिजेक्शन कर देंगे अगर फॉर्म में आपने अच्छी डिटेल नहीं दी है तो। उसके पहले आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आपका रजिस्ट्रेशन क्यों फेल हो रहा है। ओके, क्वेरी, एनी क्वेरी? या बोलिए, एक के बाद एक पहले बोल दो। ओके, बड़ौदा, ओके, वेस्टर्न बड़ौदा से ईस्टर्न बड़ौदा पे, या अगर वेस्टर्न बड़ौदा से ईस्टर्न बड़ौदा की 2 ब्रांच है, आपकी 2 डिपार्टमेंट है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो वो टर्नओवर में इंक्लूडिंग होगा, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन नया लेने की जरूरत नहीं है। अब एक्साइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहा है सर। अब आपको प्रीमाइसिस वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना है, इसलिए। ओके, एडवांस टैक्स नहीं, न्यू अभी तक तो कोई एडवांस टैक्स पेमेंट या फिक्स डिपॉजिट इन GST रिजिम नहीं आई गई है। ओनली नॉन रेसिडेंट कोई कर रहा है तो उन लोगों को एडवांस टैक्स की पेमेंट की लायबिलिटी क्रिएट करनी होगी। बाकी किसी भी पर्सन को जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में आते हैं या नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करते हैं उन लोगों को कोई टाइप की एडवांस टैक्स का पेमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है और फिक्स डिपॉजिट भी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। राइट, ओके, हाँ। तो ये भाई साहब का क्वेश्चन ये है कि अभी रजिस्ट्रेशन गुजरात में कर रहे हैं, अपना कारोबार गुजरात में चल रहा है, राजस्थान में एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है, फुल कॉन्ट्रैक्ट लिया है, वहाँ पे 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है और आधा काम खत्म होने पर ही 5 लाख मिलने वाला है। तो अभी स्टार्टिंग में जो फर्नीचर वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं फूड, तो उस पे वो सप्लाई में काउंट होगा या? राइट, हाँ, वही बता रहा हूँ, आपका पॉइंट ये है। अगर ये है तो आपको वहाँ पे भी एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा राजस्थान में, जहाँ आपने 10 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है वहाँ पर भी, और आपका सप्लाई वहाँ पे भी होगा, इसलिए। सर वो ITC में हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर रीजन, इसमें आपको देना कि आप किस वजह से रजिस्ट्रेशन ले रहे हो। वॉलंटरी ले रहे हो, 20 लाख का जो क्रॉस लिमिट थी वो लिमिट क्रॉस हो रही है, आप इनपुट डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप NR हो, कैजुअल पर्सन हो,